और यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल कोर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और ये जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एंचेस्ट्रल माउंटेन के बाहर की पूरी दुनिया पर स्नोविंड बीस्ट का कब्जा हो चुका है और जो लोग इस पहाड़ी इलाके के अंदर रहते हैं उनका पिछले सैकड़ों सालों से बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। कहते हैं जब इंसान ताकतवर थे तब उनके बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे, पर सब खत्म हो गए। यह सिटी एक छुपी हुई जगह पर है, इसलिए यह उस अंधेरे दौर में भी बचा। यहाँ तक कि बीस्टों ने भी बार बार हमले किए, लेकिन तबाही झेलने के बाद भी सिटी को फिर से बनाया गया। और ये पुरानी दीवारें एक ऐसी निशानी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यह सिटी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है और इसका नाम है ग्लोरी सिटी। और फिर हमारी कहानी शिफ्ट होती है एक क्लासरूम की ओर, जो कि हॉली ऑर्किड इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जहां बच्चों को फाइटिंग सिखाई जाती है। और फिर उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है, मैंने सुना है कि हमारी नई टीचर सेक्रेट फैमिली से है और वह एक सिल्वर रैंक की डीमन स्पिरिटिस्ट है। फिर वहीं बैठा दूसरा बच्चा बोलता है, सेक्रेट फैमिली? वह तो ग्लोरी सिटी के 3 सबसे बड़े और अमीर परिवारों में से एक है। फिर हमें टीचर का नाम बताया जाता है, जिनका नाम होता है सेंजुई, जो कि एकदम बवाल पटाखा माल लग रही होती है। और उनकी बूटी की तारीफ तो क्या ही करा जाए। फिर टीचर सेंजुई बताती हैं, डीमन स्पिरिटिस्ट और फाइटर्स के 5 लेवल्स होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंड रैंक। हर रैंक में 1 से लेकर 5 स्टार्स लेवल होते हैं। एक फाइटर सिर्फ अपनी बॉडी की ताकत का यूज करता है, पर एक डीमन स्पिरिटिस्ट अपने अंदर के किसी डीमन स्पिरिट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और फाइट के वक्त उन्हें कई ज्यादा ताकत मिलती है। जैसे कि मेरा डीमन स्पिरिट है स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स। और फिर वो अपनी ताकत दिखाने के लिए चिल्लाती है, स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स, और उसके पीछे एक फायर फॉक्स जैसा रूप दिखता है। और फिर वो फॉक्स अपना रूप लेती है और कहती है, मर्ज करने के बाद मैं इसकी ताकत को कंट्रोल कर सकती हूँ और फायर एबिलिटी इसको पा सकती हूँ। टीचर के हाथ में आग दिख रही है और वो सोचती है, स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स एक गोल्ड रैंक का बीस्ट है, जिसका मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बन सकती हूँ। ऑल्दो बाद में मैं किसी और पावरफुल डीमन स्पिरिट से बदल भी। और टीचर सिंजुए की पावर्स देखकर बच्चों के तो वहीं होश उड़ जाते हैं। और वहीं आसमान में बादलों को चीरती हुई अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। और वहीं साइड में हमारा एमसी बैठा होता है, जिसका नाम होता है नीली, जिसका सर घूम रहा होता है और वह बिल्कुल होश खोने की हालत में है। और वहीं हमारा एमसी होश में आने की कोशिश करते हुए अजीब सा चेहरा बनाता है। और हमारा एमसी अचानक से उठता है और हैरान होकर अपने हाथ देखता है और बोलता है, मेरे हाथ ये इतने छोटे क्यों हो गए? फिर आसपास देखकर सोचता है, मैं कहाँ? वो सामने स्टेज पर देखता है जहाँ टीचर वही आग वाली पावर दिखा रही है। वह बिल्कुल झटके में आ जाता है, चेंजुई, क्या मैं हॉली ऑर्किड इंस्टीट्यूट में हूँ? उसे अपना फ्यूचर याद आता है जब वो बड़ा था। वो सोचता है, मुझे तो सेज एम्परर और 6 डाइटी बीस्ट ने घेर रखा था और मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई और मैं लड़ते लड़ते मर गया। वो शॉक चेहरे के साथ सोचता है, तो मैं हॉली ऑर्किड इंस्टीट्यूट वापस कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रिबॉर्न हो गया? वो क्लास में बाकी बच्चों को देखता है और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। लुपियाओ, डूजी, ये सब अभी जिंदा हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये सब मर चुके थे, पर अब टाइम ट्रैवल की वजह से सब जिंदा हैं। और वो क्लास में थोड़ा घूम कर देखता है, उसे एक पर्पल बालों वाली लड़की दिखती है और सोचता है ये भी। वो खुशी के आंसू रोते हुए उस लड़की को देखता है और कहता है, युनजी ये भी जिंदा है? वो अपना गाल खींच कर चेक करता है, मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ या कोई सपना नहीं है? वो अचानक से चौंकता है, सही है, यह पक्का टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक की वजह से हुआ। वो डेस्क पर और अपने कपड़ों में ढूंढता है, मेरी डीमन स्पिरिट बुक कहाँ है? वो हैरान रह जाता है और कहता है, वो तो चली गई। और वहीं उसे याद आता है, जब से मुझे यह बुक मिली थी यह हमेशा मेरे साथ रहती थी। बहुत सारी लड़ाइयों के बाद इस पर मेरा खून भी लग गया था। वह समझ जाता है, पक्का इसी बुक ने मुझे मेरे 13 साल पुराने शरीर में वापस भेजा है। वहीं वो पुरानी बातें याद करता है और सोचता है, पिछली जिंदगी में ग्लोरी सिटी पर स्नोविंड डीमन बीस्ट ने पागलपन जैसा खतरनाक हमला किया था। ग्लोरी सिटी के रखवाले लेजेंड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट मोये उस लड़ाई में मारे गए थे। सिर्फ कुछ हजार लोग ही जिंदा बचे थे, जो जान बचाकर एंचेस्ट्रल माउंटेन के ईस्ट में इंडलेस डेजर्ट की तरफ भागे। उस भाग दौड़ के दौरान एक एक करके लोग मरते चले गए और युंजी और हमारा एमसी एक ही टेंट में दुश्मनों से डरते डरते रहने लगे। मौत के साए में हम दोनों एक दूसरे के सहारे चिपक कर रहते थे। इंडलेस डेजर्ट
साथ में चलते हुए हम एक दूसरे की स्माइल देखकर हिम्मत जुटाते थे, लेकिन वो खुशी बहुत कम वक्त के लिए थी। वहीं हमारे एमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि पीछे से किसी बीस्ट ने हमला कर दिया। जब तक मैंने पीछे मुड़कर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक खतरनाक जानवर ने युंजी पर अटैक करके उसे मार दिया और आखिरी में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा और उस इंडलेस डेजर्ट से निकलकर अकेले सरवाइव किया। और मैं वहां से बाहर निकलने के बाद मैंने पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट की यात्रा की। मैंने बहुत से ऐसे इंसानों से मिला जो डीमन बीस्ट से बचे हुए थे। मुझे कई अजीब और रहस्यमयी चीज़ें मिली और साथ ही मिली टेम्पोरल डीमन स्पिरिट। अफसोस की बात है कि मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर था। जब ग्लोरी सिटी तबाह हुई तो मेरा परिवार और मेरे भाई लड़ाई में मारे गए और युंजी भी उस भाग दौड़ में मर गई। जब मैं खुद लड़ते हुए मर रहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश थी काश मैं उन दिनों में वापस देख पाता जब मैं उससे पहली बार मिला था। काश भगवान मुझे एक दूसरा मौका देते। हमारा एमसी यानी नीली एकदम शांत पर खतरनाक स्माइल के साथ सोचता है, अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ और भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं ग्लोरी सिटी को दोबारा कभी तबाह नहीं। वो युंजी को देखता है और सोचता है अगर ग्लोरी सिटी तबाह ना हुई होती तो ये युंजी एक सिटी लॉर्ड की बेटी होने के नाते मुझ जैसे तबाह और गरीब परिवार के लड़के को मुड़कर भी ना देखती। वो खुशी से अपने दोस्त लू पियाओ के गले में हाथ डाल देता है। उसका दोस्त चौंक कर पूछता है, नीली तू रो क्यों रहा है और ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? नीली बोलता है, बस खुशी के मारे मेरे भाई, तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। लू पियाओ गुस्से में चिल्लाता है, कौन है तेरा भाई? अबे हट, मुझे छोड़। नीली हंसते हुए उसे पकड़े रहता है और हंसता है। नीली पूरे दिल से स्माइल करते हुए बोलता है, तू चाहे जो भी सोचे पर मेरे लिए, मेरे दिल में तू हमेशा मेरा सच्चा भाई रहेगा। लू पियाओ उसे अजीब नजरों से देखता है और बोलता है, अजीब इंसान। लू पियाओ धीरे से नीली को वार्न करता है, मुझे पता है कि तू भी ग्लोरी सिटी के अमीर नोबल परिवारों में से एक है, पर मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, उस लड़की पर डोरे डालने की कोशिश मत करना। लू पियाओ आगे बताता है, उसकी पहचान बहुत ही सीक्रेट है। जब उसने स्कूल ज्वाइन किया था तो खुद प्रिंसिपल ने आकर उसे डॉर्म्स का अरेंजमेंट किया था। नीली कॉन्फिडेंस से स्माइल करके बोलता है, वो मेरी औरत है। उसकी बात सुनकर लू पियाओ का तो मुंह खुला का खुला रह जाता। सामने से युंजी क्लास से चल के जा रही होती है। नीली उसे देखते हुए मन में ठान लेता है, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और हम दोनों साथ में बड़े होंगे। दूसरी तरफ से युंजी क्लास में बैठकर सोचती है, यह नोबल परिवार का लड़का नीली मुझे तब से घूर रहा है। अगर इसने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसे मजा चखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हो टीचर के बूटी लवर्स? तो हम लोग आ चुके हैं फिर से वापस टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का एपिसोड 2 लेकर। तो एपिसोड की शुरुआत में युंजी के बगल कोई यंग मास्टर बैठा होता है जिसका नाम होता है यू चेन। और यू चेन हमारे नीली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो नीली की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी नीली अपना अजीब सा फेस बनाते हुए सोचती है, यू चेन राइट, ये तो 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक है, सेक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है और इसे अपने जनरेशन का जीनियस माना जाता है। और टीचर चेन जुई इसकी आंट लगती है। नीली अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है, पिछली जिंदगी में यू चेन हमेशा युंजी के पीछे पड़ा रहता था और सुना था कि ग्लोरी सिटी के तबाह होने से पहले उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। अगर फैमिली का स्टेटस देखा जाए तो दोनों का लेवल बराबर था। अगर ग्लोरी सिटी तबाह ना हुई होती तो इन दोनों की शादी पक्का हो जाए। लेकिन जब ग्लोरी सिटी पर दुश्मनों ने हमला किया तो यह दोगले सेक्रेट फैमिली वाले पूरे शहर को धोखा देकर वहां से भाग खड़े हुए। प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट लाइफ में युंजी के दिल में यूचेन के लिए थोड़ी बहुत इज्जत या अच्छी इमेज है और वो मेरी तरह तो नफरत से देख। उसे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बस एक बेकार अमीर खानदान की औलाद। नीली स्माइल करते हुए सोचता है, जो भी हो उस टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक का शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे टाइम ट्रैवल करने का मौका मिला और हम सब फिर से मिल पाए। युंजी नीली को अजीब तरीके से हंसते हुए देखती है और सोचती है, क्या अजीब इंसान। टीचर चेंजुई अपने माइंड में बोलती है, युंजी इस शहर के सिटी लॉर्ड की बेटी है और महान लेजेंड डीमन स्पिरिटिस्ट लॉर्ड मोए की पोती है। उसके पास अभी से क्यान सोल रियलम एक बहुत हाई लेवल की पावर है। वो एक ऐसी जीनियस है जो सदियों में कभी एक बार मिलती है। टीचर आगे सोचती है, अगर यू चेन किसी तरह से युंजी से शादी कर लेता है तो ग्लोरी सिटी में हमारा स्टेटस और हाई हो जाएगा। इसी वजह से हमने जानबूझकर यू चेन को इसी क्लास में बैठाया है। टीचर चेन जुई क्लास के सामने खड़े होकर कहती है, अगले 2 साल तक
तुम सब मेरे स्टूडेंट। हालांकि एकेडमी कहता है कि सभी स्टूडेंट बराबर हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वा सच बता देती हूँ, इस दुनिया में बराबरी नाम की कोई चीज नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम मेरी बात से एग्री करोगे। तुम लोग हमेशा किसी परिवारों की कहानी या फेरी टेल में नहीं जी सकते। एज ऑफ डार्कनेस के दौरान सिर्फ ग्लोरी सिटी ही एक अकेला शहर है जो बच सका, इसलिए हम ही पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ग्लोरी सिटी में दो तरह के ताकतवर लोग होते हैं, फाइटर्स और डीमन स्पिरिटिस्ट। हजारों फाइटर्स में मुश्किल से कोई एक डीमन स्पिरिटिस्ट बनता है। डीमन स्पिरिटिस्ट बहुत ही वीआईपी और ऊंचे लेवल के लोग होते हैं। अभी के टाइम पर पूरे ग्लोरी सिटी में सिर्फ कुछ हजार डीमन स्पिरिटिस्ट हैं और हम ही इस शहर के रखवाले हैं। फाइटर्स और डीमन स्पिरिटिस्ट को अलग अलग रैंक में बांटा गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और सबसे ऊपर लेजेंड रैंक। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है वो इतना पावरफुल है। अगर किसी परिवार में एक भी गोल्ड रैंक का डीमन स्पिरिटिस्ट बनता है तभी उस फैमिली को एरिस्टोक्रेट यानी वीआईपी फैमिली का स्टेटस माना जाता है। अगर किसी के फैमिली में ब्लैक गोल्ड रैंक वाला आ जाए तो वो नोबल फैमिली बन जाती है। अगर सबसे बड़ी मेजर फैमिली बनना है तो परिवार में कम से कम 3 ब्लैक गोल्ड या फिर एक लेजेंड रैंक का वॉरियर होना जरूरी है। टीचर चेंजुए भेदभाव करते हुए बोलती हैं, तुम 36 बच्चों में से कुछ कॉमनर्स हैं और कुछ नोबेलिटी से हैं। भले ही तुम सब एक जगह से शुरू किया है पर तुम्हारा स्टेटस बराबर नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ सबको अपनी अपनी औकात पता हो। यू चेन घमंड में स्माइल करते हुए सोचता है, एक आम आदमी हमेशा आम ही रहेगा, उनका अमीर या नोबल बनना नामुमकिन है। टीचर आगे बोलती हैं, इसलिए औकात से ऊपर उठने की और राजा बनने की सपना छोड़ दो। यहाँ तक कि अमीरों में भी ऐसे लेवल्स होते हैं जिसे कोई कभी पार नहीं कर सकता। नीली अपने दोस्त डूजी की तरफ देखता है जो एक पुअर फैमिली से है और उदास बैठा है। नीली फिर से अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है, डूजी का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पर उसने अपनी मेहनत के दम पर गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट रैंक को अचीव किया। और जब ग्लोरी सिटी पर मुसीबत आई और शहर तबाह हो रहा था तो ये बड़े खानदान वाले सिर्फ फिराक में थे कि कैसे अपनी जान बचाकर भागा जाए। लेकिन डूजी जैसे आम लोग ही थे जो आखिरी सांस तक ग्लोरी सिटी के लिए लड़े और शहीद हो। नीली गुस्से में टीचर की तरफ देखता है और सोचता है, और पिछली जिंदगी में जो सबसे पहले पीठ दिखाकर भागा था वो तुम्हारी ही सेक्रेट फैमिली। नीली अपना हाथ खड़ा करता है और बीच क्लास में चिल्लाता है, टीचर चेंजुई मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। टीचर गुस्से में पूछती है, क्या सवाल है तुम्हारा? नीली खड़े होकर कहता है, टीचर आपने कहा कि एज ऑफ डार्कनेस के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ ग्लोरी सिटी ही बची है और हम ही आखिरी जिंदा इंसान हैं। क्या आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है? क्या आप कभी सेंट एंचेस्ट्रल माउंटेन के बाहर गई हैं? क्या आपने इंग्लिश डेजर्ट या टॉक्सिक फॉरेस्ट देखा है? या फिर ब्लड मून मार्स, स्पिरिट गल्फ, हेवनली लस्टर माउंटेन और नॉर्थन स्नो जैसी जगहों पर कभी गई हैं? टीचर चिढ़ते हुए बोलती हैं, क्या हेवनली लस्टर माउंटेन और नॉर्थन स्नो लगा रखा है? मैं बचपन से लेकर आज तक हमेशा ग्लोरी सिटी में ही रही हूँ, मैं कभी उन जगहों पर नहीं गई। नीली हंसते हुए टीचर को कहता है, जब आप खुद कभी उस जगहों पर नहीं गई आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही इंसान बचे हैं? टीचर गुस्से में लाल होकर अपना बदला लेने के लिए बोलती है, अच्छा बच्चे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है बाहर और भी इंसान जिंदा है? नीली स्टाइल से स्माइल करता है और कहता है, एविडेंस, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था। क्योंकि वो बचपन से उसी के अंदर था इसलिए उसे ऊपर का छोटा सा आसमान दिखता था। तो वो दावा करता था कि आसमान सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना उस कुएं का छेद। और फिर वो एक भयानक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन आप ही बताइए, क्या सच में आसमान सिर्फ उस कुएं के छेद जितना ही बड़ा है? क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, कुएं का मेंढक क्या सही बेइज्जती की है? हाँ यार, नीली तो कमाल का है। टीचर गुस्से से पागल हो रही होती है, इस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे कुएं का मेंढक बोल दिया, यह मेरे नाक में दम कर रहा है। युंजी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती है और सोचती है, नीली यह लड़का तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लू प्याओ थम्स अप दिखाते हुए सोचता है, पूरी क्लास के सामने टीचर की बजा दी और युंजी को भी छेड़ दिया। नीली भाई तुझे सलाम है। और हमारा नीली वही नहीं रुकता और युंजी को आंख मार देता है और हमारी युंजी वही टमाटर जैसे लाल हो जाती है और अपने सर को फटाक से हटाती है। नीली वही नहीं रुकता है और कहता है, टीचर चिंजुए मेरा एक और सवाल है। टीचर गुस्से में भड़क उठती है और कहती है, तेरा क्या नया सवाल बचा है? नीली पॉइंट आउट करता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा और कभी रॉयल्टी नहीं बन पाएगा। नीली सबके होश उड़ाते हुए कहता है, तो क्या लॉर्ड मोए शहर के सबसे बड़े हीरो जिन्हें सब पूछते हैं खुद बचपन में एक आम कॉमनर नहीं थे? क्या हमारी महान टीचर चेंजुई को इतनी सी बात नहीं पता? तो हमारा एपिसोड 2 यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड 3 चाहिए तो कमेंट में लिखिए 3 और 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हो बूटी लवर्स, हम लोग आ चुके हैं फिर से वापस टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स का एपिसोड 3 लेकर। तो कहानी की शुरुआत में क्लास में बैठा हुआ बच्चा बोलता है, लॉर्ड मोये
वो भी पहले एक कॉमनर हुआ करते थे। और वहीं हमारा एमसी टीचर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन क्या टीचर चेंजुई ने नहीं कहा था कि आम बच्चे कुछ नहीं कर सकते? क्या आप अपनी ही बात पर खुद को थप्पड़ नहीं मार रहे? फिर टीचर चेंजुई कहती हैं, तुम ग्लोरी सिटी के 100 साल के इतिहास में लॉर्ड मोये अकेले इंसान हैं जो बिल्कुल नीचे से उठकर टॉप तक पहुंचे हैं। फिर नीली वहीं आंखों में आंखें डालकर कहता है, लॉर्ड मोये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पैदा हुए हैं, सबका पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। अगर कोई मेहनत करने को तैयार है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। फिर टीचर चेंजुई नीली को एकदम गुस्से वाली नजरों से देखती हैं, लेकिन नीली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टीचर चेंजुई चिढ़ते हुए कहती हैं, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम्हें क्या लगता है मीठी बातें करने से कड़वी सच्चाई बदल जाएगी? तुम्हें सिर्फ लॉर्ड मोये की कामयाबी दिखी, यह नहीं दिखा कि उनके जैसे कितने हजार लोग फेल हो गए और कुछ तो मामूली फाइटर्स भी नहीं बन पाए। टीचर चेंजुई नीली का रिपोर्ट कार्ड खोलते हुए कहती हैं, नीली सही कहा ना, तुम बड़े खानदान के हो सकते हो पर तुम्हें तमीज नहीं है। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। और हमारे नीली का तो रिपोर्ट कार्ड इतना घटिया होता है कि उसको खुद शर्म आ जाए। टीचर उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हुए कहती हैं, रेड सोल रियलम सबसे घटिया और कमजोर लेवल, सोल फोर्स 5, फिजिकल स्ट्रेंथ 21। फिर टीचर चेंजुई कहती हैं, इस घटिया टैलेंट के साथ तुम पूरी जिंदगी में सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक फाइटर ही बन सकते हो। एक महान डीमन स्पिरिटिस्ट बनने का तो सोचना भी मत, इम्पॉसिबल। वहीं टीचर चेंजुई घटिया तरीके से हंसते हुए कहती हैं, यह आज तक का सबसे बड़ा मजाक है। एक घटिया रेड सोल रियलम वाला बोल रहा है कि उसे लॉर्ड मोये जैसा बनना। जब लॉर्ड मोये छोटे थे तो उनका टैलेंट क्यान सोल रियलम बहुत ऊंचा लेवल था। फिर नीली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत और घमंड है, पर एक दिन मैं सच्चाई के साथ आपका मुंह बंद कर दूंगा। और वहीं क्लास के अमीर बच्चे उसे ताना मारते हुए कहते हैं, ये तो आम बच्चों से भी गया गुजरा है, ये बस अपने डर और कमजोरी को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर वहीं हमें चैनियो को दिखाया जाता है जो कहता है, इतना बेकार टैलेंट, ये तो इस शहर के सबसे निचले कोने में रहने लायक है। अगर युनजी इस क्लास में ना होती तो मैं इस कचरे के साथ बैठना भी पसंद। फिर टीचर चेंजुई कहते हैं, इतने खराब टैलेंट के साथ तुम अपने खानदान में भी किसी का ध्यान नहीं खींच पा, फिर भी तुम बड़ों के सामने इतने बदतमीज और अकड़ में घूम रहे हो। नीली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, टीचर चेंजुई आपको लगता है कि एक सोल रियलम किसी का फ्यूचर दिखा सकता है? आपका कैरेक्टर कितना घटिया है। आप सिर्फ उनका साथ देती हैं जो गिफ्टेड टैलेंटेड हैं, और जो एवरेज हैं उनका मजाक उड़ाती हैं। और ऊपर से आप प्रिंसिपल्स की बातें करती हैं। टीचर चेंजुई गुस्से में चिल्लाकर कहती हैं, चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही टीचर की बेइज्जती कर। नीली कहता है, मुझे शर्म आती है कि आप जैसे मेरे टीचर हैं, पढ़ने और सिखाने के बजाय आप ऐसे कड़वे शब्द बोलकर बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ती हैं। आप टीचर बनने के लायक ही नहीं हैं। नीली बाकी बच्चों की तरफ देखकर कहता है, मैं गारंटी देता हूँ कि क्लास के कई कॉमनर्स आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल कर। नीली अपना सीना ठोक कर और पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, मेरा टैलेंट कमजोर है तो क्या हुआ, एक दिन आएगा जब मैं लॉर्ड मोये जैसा लेजेंड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बनूंगा और ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा। नीली हमारा ये बात कहकर युनजी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी हमें युनजी दिखाई जाती है जो एकदम टमाटर जैसे लाल हो गई और शर्माते हुए सोचती है, क्या ये मेरी बात कर रहा है? फिर हमें टीचर चेंजुई दिखाई जाती है जो बड़े ही बेशर्मों की तरह हंस रही होती है कि तुम जैसे घटिया आदमी को क्या पता लॉर्ड मोये ने कितनी बार ट्राई किया, लेकिन इसमें सक्सेस रेट बिल्कुल भी 0%। और फिर हमारा नीली कहता है, मुझे पता है आप एक बहुत ही घटिया औरत हो। और फिर वही नीली बहुत ही बड़ी बड़ी फेंकता है कि हम लोग हेवेंस के खिलाफ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और लास्टली नीली जाकर टीचर चेंजुई को कहता है, क्यों ना हम शर्त लगाएं कि जो 2 महीने बाद टेस्ट आने वाला है उसमें मैं ब्रॉन्ज रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बनकर दिखाऊंगा। अगर मैं फेल हुआ तो मैं इस स्कूल से हमेशा के लिए रिजाइन दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने कर दिखाया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? टीचर चेंजुई ठहाका मार कर हंसते हुए कहती है, हा हा हा, मजाक है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तुम्हें लगता है तुम 2 महीने में अपना सोल फोर्स 5 से बढ़ाकर 100 कर लो? टीचर चेंजुई कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा घमंडी बच्चा कुछ कर पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बड़ी बातें कर? टीचर चेंजुई नीली को सजा देते हुए कहती हैं, अपने टीचर से ऐसी बदतमीजी करने के लिए अगले 2 महीने तक तुम क्लास के सबसे पीछे दीवार के पास खड़े होकर पढ़ो। नीली कहता है, क्योंकि टीचर चेंजुई शर्त के लिए मान गई हैं तो बाद में रिग्रेट मत। टीचर कहती हैं, मैं पछताऊंगी, क्या मजाक है, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। क्लास के घमंडी बच्चे हंसते हुए कहते हैं, देखो फ्यूचर लेजेंड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट को खड़े होने की सजा मिल गई। क्लास में बैठा हुआ पहला बच्चा कहता है, लगता है ये स्कूल से निकलने से डर गया। और फिर वहीं दूसरा बच्चा कहता है, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ?
फिर वहीं डूजी सोचता है नीली तो एक बड़े नोबेलिटी से है, फिर भी उसने हम बच्चों कॉमनर्स के लिए आवाज उठाई और सजा पाई। मैं चुपचाप कैसे बैठा रह सकता हूँ। डूजी गुस्से में अपनी सीट से उठता है और जाकर नीली के साथ दीवार के पास खड़ा हो जाता है। टीचर चेंजुई कहती हैं क्योंकि तुम भी खड़े रहना पसंद है तो जाओ उसके साथ ही खड़े रहो। तभी वहां लू प्याओ भी चलकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। वहीं नीली हंसते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों आए। लू प्याओ वहां स्टाइल मारते हुए कहता है बैठना बड़ा बोरिंग है यार, मुझे खड़े रहने में ज्यादा कूल फील होता है। नीली मुस्कुराते हुए कहता है सच है। क्लास के कुछ और बच्चे नीली को देखकर इम्प्रेस्ड होते हैं। इस बंदे ने हम सब के लिए आवाज उठाई और इसके लिए उसने इतनी बड़ी शर्त भी लगा ली। एक और बच्चा बोलता है नीली सच में एक भरोसेमंद और रिलायबल बंदा है। नीली अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराता है और सोचता है इन भाइयों जैसे दोस्तों के लिए कुछ भी मुमकिन है। मैं तो इसका साथ आखिरी तक दूंगा। और लास्ट में वो कहता है इन सब के साथ खड़े होने में कोई हर्ज नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। जल्दी से 50 लाइक्स कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एपिसोड 4 में। कहानी की शुरुआत में नीली हल्की सी स्माइल के साथ टीचर चिंजुई को देख रहा होता है। तभी टीचर गुस्से में कहती है चलो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टीचर पोडियम पर खड़े होकर अनाउंस करती हैं सबकी सोल फोर्स का रिजल्ट आ चुका है। वो टॉपर्स के नाम बताती हैं युनजी क्यान सोल रियलम है और स्कोर है 86। यू चेन और जियाओनिंगर दोनों की ग्रीन सोल रियलम है और स्कोर है 78। टीचर गुस्से में नीली की तरफ देखते हुए कहती हैं ये सभी जल्द ही 1 स्टार ब्रोंज रियलम में इंटर कर जाएंगे। इन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। नीली पीछे चुपचाप खड़े होकर सब देख रहा होता है। फिर वहीं डूजी नीली को समझाते हुए कहता है फर्स्ट रैंक ब्रोंज स्टेट पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वो आगे बताता है 1 स्टार ब्रोंज रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बनने के लिए कम से कम 100 पाउंड्स का पत्थर उठाने लायक होना ही चाहिए। यह एक मुक्के से हाथ जितना मोटा पेड़ को तोड़ सकता है। वो रंगों के बारे में बताता है सोल फोर्स के 7 कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन, क्यान, अजूरे और इंडिगो। नॉर्मल इंसान की रेड होती है, उनका डीमन स्पिरिटिस्ट बनना नामुमकिन है। ऑरेंज और येलो वाले ट्रेनिंग के लिए सही होते हैं और ग्रीन या क्यान वाले असली जीनियस होते हैं। और अब ये क्लास के बच्चे बात करने लगते हैं क्यान सोल रियलम और सोल फोर्स प्योर 86। हमारी क्लास में सच में ऐसे अजीब और इतने टैलेंटेड लोग हैं। और फिर से उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है इतने कमाल के टैलेंट के साथ तो ये लोग अपनी जिंदगी में लेजेंड रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। नीली एक लड़की को देखता है और कहता है ये तो जियाओ निंगर है। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जियाओ फैमिली की पहली बच्ची जो उन 7 नोबल बड़े परिवारों में से एक है। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जियाओ फैमिली की पहली बच्ची जो उन 7 नोबल बड़े परिवारों में से एक है। सोल फोर्स टैलेंट युनजी से बस थोड़ा सा ही कम है। ग्लोरी सिटी के तबाह होने से पहले वो एक सिल्वर रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बन चुकी थी। युनजी के साथ मिलकर यह दोनों ने नई पीढ़ी मतलब यंगर जनरेशन की ट्विन जीमिनी बन गई थी। बस बात यह है कि उन 3 बड़ी फैमिलीज के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए जियाओ फैमिली ने जियाओ निंगर की शादी जबरदस्ती सेक्रेट फैमिली के यूचेन के बड़े भाई के साथ करा दी। पर वो इसके खिलाफ थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर सेंट एंचेस्ट्रल माउंटेन के ब्लैक डेविल फॉरेस्ट में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। नीली अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मुझे इस जिंदगी में मौका मिला तो मैं उसकी मदद जरूर करूँ। 2 महीने बाद होने वाले फाइटर और डीमन स्पिरिटिस्ट के टेस्ट में मुझे उम्मीद है कि तुम में से कोई लोग कम से कम 1 स्टार ब्रोंज रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बन जाएंगे, जिसे मुझे और इस होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट को तुम पर प्राउड होगा। भाई यार मैं तो एक्सप्लेन करते करते टीचर की बूटी की तरफ देख के पिघल ही जाता। और फिर हमें वहीं कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो हमेशा बकचोदी करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है बस यही लोग हैं जो आने वाले आधे साल में 1 स्टार ब्रोंज रैंक तक पहुंच सकते हैं। और फिर वहीं हमारा दूसरा बच्चा भी अपना मुंह खोलता है और कहता है उस समय यह लोग ऑफिशियल फाइटर या क्लास के ऑफिशियल डीमन स्पिरिटिस्ट क्लास में एंट्री ले लेंगे। और वहीं जो बच्चे होते हैं वो फालतू बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं सेक्रेट फैमिली का मेंबर होने के नाते उसे बचपन से ही एलिक्सर्स की कमी नहीं हुई,
वो पहले से ही बाकियों से सबसे आगे है। 2 महीने बाद तो उसकी सोल फोर्स 100 तक पहुंचना बहुत आसान बात है। उसे 2 महीने बाद होने वाले टेस्ट का इंतजार करना चाहिए। फिर नीली बहुत ही घमंड में और सोचते हुए कहता है, सिर्फ मैं ही युंजी के लायक हूँ। नीली तो कुछ भी नहीं। उसने सच में मेरी आंट से शर्त लगाने की हिम्मत की। और उसे क्या लगता है 1 स्टार ब्रोंज रैंक बनना इतना आसान है? वो कितना घमंडी और बेवकूफ इंसान है। और फिर हमारी टीचर कहती हैं, और जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो 2 महीने में 1 स्टार ब्रोंज रैंक तक पहुंच जाएंगे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ तक जा पाते हैं। फिर हमारा एमसी नीली बड़े ही कॉन्फिडेंस में और हंसते हुए कहता है, 2 महीने? इतना टाइम तो बहुत है, आराम से हो जाएगा। फिर वहीं लू प्याओ कहता है, नीली क्या तुम युंजी को पसंद करते हो? लेकिन पहले तो नीली थोड़ा मौन व्रत करता है और कहता है, हाँ तो। फिर हमारा वहीं लू प्याओ हामी भरते हुए कहता है, पर एक भाई के नाते मुझे तुम्हें वार्निंग दे देनी चाहिए। युंजी का बैकग्राउंड और उसकी पहचान बहुत नोबल है, वो हमारी बराबरी की नहीं। और वो आगे कहता है, युंजी सच में एक अप्सरा जैसी सुंदर है, पर तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे उसके लिए झगड़ा नहीं करूँगा। मैं तो पीछे हट जाता हूँ। डूजी बहुत चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों थोड़ा होश में आओ और रियलिटी को देखो। युंजी एक सुपर जीनियस है जिसका क्यान सोल रियलम है। वो जल्द ही 1 स्टार ब्रोंज रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बन जाएगी। और मेरा अंदाजा है कि तुम दोनों 2 महीने में ऑफिशियल डीमन स्पिरिट भी नहीं बन पाओगे। वहां जाने के बाद तो उसकी ताकत और तेजी से बढ़ेगी। फिर वो आगे कहता है, उसे तुम्हारा नाम याद भी है या नहीं, यह भी एक सवाल है। मुझे तो तुम जैसे अमीर खानदान के लड़कों से सबसे ज़्यादा नफरत है, जो हर समय बस लड़कियों को पटाने के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि तुम्हें यह भी पता है कि मेहनत और ट्रेनिंग कैसे की जाती है। वहीं लू प्याओ अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, तेरा क्या मतलब है अमीर खानदान के लड़के और लड़कियों के पीछे भागने वाले? तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं हमेशा से कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करता आया हूँ, ओके? मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस आधा दिन ही लड़कियों के बारे में सोचने में खराब किया हो। यह बातें सुनने के बाद डूजी एकदम शॉक्ड हो जाता है और अपना छोटा सा चेहरा बना के कहता है, हे भगवान, मैं किन नमूनों और कैसे लोगों के साथ फंस गया हूँ। और फिर हमें वहीं दिखाया जाता है नीली और लू प्याओ आपस में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा होता है। और फिर वहीं डूजी कहता है, नीली मैं तुम्हें कहता हूँ गिव अप कर दो और अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो। फिर वहीं नीली एक हल्की सी मुस्कान करता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ उन्हें मैं हर हाल में पूरा करके ही दिखाऊंगा। फिर वहीं डूजी कहता है, चलो ठीक है, तू जो भी करेगा हम हमेशा तेरा साथ देंगे। नीली वहाँ अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, डूजी, लू प्याओ, मैं तुम दोनों को इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्पिरिटिस्ट बनाऊंगा। वहीं लू प्याओ अपने हाथ खड़े करके कहता है, छोड़ो यार, मेरा तो सिर्फ रेड सोल रियलम है। मेरी फैमिली की एलेक्सर्स का सपोर्ट, एक फाइटर बनना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक डीमन स्पिरिटिस्ट बनना तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वहाँ डूजी कहता है, फाइटर बनने का क्या फ़ायदा, तुम जितना ऊपर जाओगे ट्रेनिंग उतनी मुश्किल होती जाएगी और एक ही रैंक का फाइटर अपने बराबर के रैंक वाले डीमन स्पिरिटिस्ट का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जंग के मैदान में एक लेजेंड रैंक के फाइटर की कीमत एक गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट के बराबर भी नहीं होती। तुम्हें पता होना चाहिए कि डीमन स्पिरिटिस्ट सबसे ताकतवर कॉम्बैट फोर्स होते हैं। लू प्याओ कहता है, मुझे कोई लेजेंड रैंक फाइटर नहीं बनना है, अगर मैं बस एक गोल्ड रैंक फाइटर भी बन गया तो मैं खुश हूँ। फिर वहाँ नीली कहता है, रेड सोल रियलम है तो क्या हुआ, मेरा खुद का भी तो सिर्फ रेड सोल रियलम ही है। डूजी कहता है, नीली क्या तेरे पास सोल फोर्स को रिफाइन करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे डीमन स्पिरिटिस्ट का लेवल बढ़ाया जा सके? नीली कहता है, बस मेरी बात सुनो, जब तक तुम पीछे नहीं हटोगे, हार नहीं मानोगे, तुम तब तक एक ताकतवर डीमन स्पिरिटिस्ट जरूर बन सकते हो। डूजी कहता है, पीछे हटना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। लू प्याओ अपना मुंह बनाते हुए कहता है, क्या यार, इसमें तो बहुत झंझट होगा। अगर मैं एक डीमन स्पिरिटिस्ट बन गया तो मुझे हर समय अपने पापा से मार नहीं खानी पड़ेगी। हा। डूजी चिढ़ते हुए बड़े एकदम मासूम तरीके से कहता है, डीमन स्पिरिटिस्ट बनना है और चाहता है, झंझट से भी डर रहा है, क्या डीमन स्पिरिट बनने में भला झंझट कैसे नहीं होगा? नीली हंसते हुए कहता है,
इतना भी झंझट नहीं है, बस उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। डूजी कहता है, क्या? अगर ये काम सिर्फ पैसे से हल हो सकता है तब तो ये बहुत आसान होगा। मैंने 2000 डीमन स्पिरिट कॉइन बचा रखे हैं जो एक आम परिवार के पूरे खर्चे के बराबर है। लू प्याओ कहता है, अगर मैं एक डीमन स्पिरिटिस्ट बन सकता हूँ तो मैं ये सारे पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। नीली कहता है, हैं? नीली शौक हो जाता है, 2000 डीमन स्पिरिट कॉइन से क्या ही होगा, इतने में तो कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए तो तुम्हें कम से कम लाखों मिलियंस डीमन स्पिरिट कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और वहीं दिखाया जाता है लू प्याओ का चेहरा खुला का खुला रह जाता है। आए और नीली आगे कहता है, या फिर शायद टेंस ऑफ मिलियंस या करोड़ों में भी पैसे लग सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं हम एपिसोड 5 में। 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।